Hey guys, what up everybody? Welcome to this another episode of Hello IT presented by Casper's Learning Lab. My name is Nandish and in this episode I'm going to be talking about network risk, securities and controls. So stay tuned with me. This is going to be a really interesting topic. So without wasting a minute, let's get started. ओके, सो नेटवर्क रिस्क कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी, ये टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आइए पहले उसको देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि हम लोग सिक्योरिटी नेटवर्क में क्यों देते हैं. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में. इसमें आएगा लॉजिकल सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी, कितने टाइप्स की होती हैं. देन कम्स थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज. तो थ्रेट्स जो हैं उसके अंदर कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं, वनरेबिलिटीज हैं तो उसके अंदर कितने टाइप्स की वनरेबिलिटीज हैं, कितने टाइप्स की मतलब क्या क्या रीजंस है वनरेबिलिटीज के, वो देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी के जो प्रोसेस हैं वो क्या है वो समझाएंगे. उसके बाद बस इतने टॉपिक्स आज के दिन में हमको कवर करने. बहुत ही छोटा सा और स्वीट सा ये सेशन रहेगा हमारा. इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे एडिशनल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो स्टे ट्यून विथ मी. ओके, सो जब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो ये कहा जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्या रीज़न है? तो जैसे कि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना या इंफॉर्मेशन सिस्टम के बिना सस्टेन नहीं कर सकती. जैसे बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो है उनको एक मैनुअल बैंकिंग सिस्टम आज पॉसिबल नहीं है, उनको कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम चाहिए. करेक्ट? तो उस पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करना, नेटवर्क के थ्रू जोड़ना, वो एक एस्पेक्ट हो गया. लेकिन क्या सिर्फ नेटवर्क बना देने से ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाएगा? नहीं. क्या करना पड़ेगा? आपको उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, बिकॉज अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी किसी के बैंक के अकाउंट की डिटेल्स देख सकता है, किसी के भी अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर सकता है, किसी का पासवर्ड कोई भी देख सकता है, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड कोई भी लॉगिन हो सकता है. तो सिक्योरिटी जो है वो भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए. तो ये एस्पेक्ट से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज कि नेटवर्क में सिक्योरिटी क्यों लगाएं. देयर आर टू प्राइमरी रीजन फॉर दिस. पहला जो है वो है सेफगार्ड ऑफ योर एसेट्स और दूसरा है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. ये दो मेन रीजन हैं जिनके कारण हम नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी लगाते हैं. तो पहला है सेफगार्ड ऑफ योर एसेट्स, मेरे जितने भी एसेट्स हैं उनको मैं सेफ रखूं, इसके लिए सिक्योरिटी लगाऊंगा. जैसे कि बैंक्स के लिए उनके डेटा सर्वर्स हैं, उनके जो कैश रजिस्टर्स हैं या उनका जो वॉल्ट है, सेफ्टी वॉल्ट है, ये सारे इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं. ठीक है, तो इनका सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है, ये प्राइमरी रीजन. और दूसरा क्या है? मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी क्या कहता है कि अगर सपोज मैं अपने बैंक में से पैसे विड्रॉ करता हूं, ओके, तो विड्रॉ करने पर मेरे स्टेटमेंट, जो बैंक का स्टेटस है वो अपडेट हो गया. अब मैं किसी दूसरे लोकेशन के एटीएम में से जाके अपना बैलेंस चेक करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? अपडेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगी. तो डेटा इंटीग्रिटी एक बहुत ही बड़ा अप्रोच है. उस मतलब बड़े व्यू से देखें तो उसमें क्या कहता है कि आपको सिस्टम के अंदर जो है ऐसा डेटा होना चाहिए जो हमेशा करेक्ट हो, ऑथेंटिकेटेड हो, अपडेटेड हो, सही समय पर सही पर्सन को मिले. ये सारे एस्पेक्ट से डेटा इंटीग्रिटी को बताया गया है. तो ये दो रीजंस हैं, सेफगार्ड ऑफ योर एसेट्स एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. ये रीजंस की वजह से हमको नेटवर्क में सिक्योरिटी चाहिए. These are the two primary objectives for setting up a security in a network. Okay? अब बात करते हैं सिक्योरिटी की. तो कितने तरह की सिक्योरिटीज हो सकती हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. पहला जो है वो है लॉजिकल सिक्योरिटी और सेकेंड वन इज फिजिकल सिक्योरिटी. ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं. आप इमेजिन करो एक बैंक का सिनारियो. ओके, बैंक के सिनारियो में कैसा है कि बैंक में जब आप जा रहे हो ना तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो मशीन गन लेकर. ठीक है, फिर आप अंदर जाते हो तो वहां पर जो कैश रजिस्टर पे बैठे हैं
उनके अकाउंट में एक यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है। फिर आप उधर सेफ्टी वॉल्ट में आप अपने लॉकर में कुछ जा रहे हो, तो लॉकर का रूम जो है उसको खोलने के लिए एक की होती है, ठीक है। फिर आप अपने लॉकर में जाते हो तो वो दो चाबी से खुलती है, एक चाबी मैनेजर की होती है और एक आपकी होती है, दोनों अलग दो लॉक होते हैं। जब तक वो दोनों चाबी से लॉक नहीं खोला जाएगा तब तक आपका जो लॉकर है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कोई और साईफाई मूवीज की बात करें तो देखा है, आप जाते हैं तो अंदर वो बायोमेट्रिक लॉक होता है, पहले फिंगरप्रिंट स्कैन होती है, आई रेटिना स्कैन होता है, फिर दरवाजा खुलता है और हम अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उन्होंने डाले होंगे, फायरवॉल डाला होगा, अलग अलग तरह के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स भी होंगे। तो देखा जाए ना तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं सिक्योरिटी की, जो फिजिकल सिक्योरिटी है और दूसरी जो है वो है लॉजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब आर्म गार्ड, सीसीटीवी कैमरास, बायोमेट्रिक लॉक्स, ये सभी चीजें आएंगी। और लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसके अंदर आएगा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक दो चीजें देखी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें क्यों नेटवर्क में सिक्योरिटी देनी चाहिए, और दूसरा हमने देखा कि कितने टाइप की सिक्योरिटी होती है। इट कैन बी आइदर फिजिकल और इट कैन बी लॉजिकल, करेक्ट। अब बात करते हैं थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, बिकॉज एज एन ऑडिटर यू शुड नो कि सिस्टम के अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहला है थ्रेट्स। थ्रेट क्या होता है? इट इज एनी इवेंट दैट कैन डिसरप्ट द ऑपरेशन, फंक्शनिंग, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क और सिस्टम, ठीक है। तो ये कोई भी एक ऐसा इवेंट है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग डिस्टर्ब हो सकता है, वो थ्रेट कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि है ना, एक थ्रेट क्या हो सकता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ, 9/11 पे जो अपना 26/11 जो है मुंबई है, टेररिस्ट अटैक, तो ये सभी टेररिस्ट अटैक एक थ्रेट हो गया। सुनामी आई तो उसके कारण जहां पे जो काम था वो सब अटक गया। अर्थक्वेक आया तो काम अटक गया। ये सारे थ्रेट्स हैं। इट कैन बी आइदर नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड, ठीक है। तो थ्रेट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब वो कोई भी एक ऐसा इवेंट है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब क्लासिफाई करते हैं कितने टाइप्स के थ्रेट होते हैं, ओके। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, आइदर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट होता है। ये मैं आपको समझाता हूं। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट कैसा होता है कि ये कोई जानबूझकर अटैक नहीं किया हुआ, मतलब कोई उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स लाइक कोई भी एक बंदा, आज देखो आप नेट पर जाना और है ना यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू हैक अ वाईफाई पासवर्ड, ठीक है, हाउ टू हैक अ वाईफाई पासवर्ड, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो वीडियो में बता रहे हैं, ऐसा सेम फॉलो करते जाओ। हो सकता है आपके बाजू वाले नेबर का आप वाईफाई पासवर्ड हैक कर सको। क्लियर? तो आपको कुछ हैकिंग के बारे में पता है? नहीं, लेकिन नेट पे से रेडीमेड टूल्स डाउनलोड किए और अटेम्प्ट किया और हो गया। तो ऐसे नेटवर्क, ऐसे टाइप की हैकिंग को, ऐसे टाइप के थ्रेट को अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट कहा जाता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट जानबूझकर नहीं करते, हो सकता है गलती से मिस्टेक हो जाए, जैसा कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गई। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो एक कंपनी में जॉब करता था, ठीक है, वो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहाँ पर था। अब कंपनी जो थी उसका खुद का एक ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को आगे भेजता है। तो ट्रांसफॉर्मर के जो चलाना, वो ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा रूम में रखा हुआ था। अब ट्रांसफॉर्मर को चलाने के लिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर ऑयल चेंज करना पड़ता है, ओके। मुझे एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका नहीं पता कि क्या कौन सा ऑयल होता है, लेकिन कुछ इस तरह से ही है। तो वो क्या करता था, मतलब क्या होता था, 2 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं। ये वाले ट्रांसफॉर्मर के लिए ये वाला ऑयल होता है और दूसरे टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए दूसरा टाइप का ऑयल होता है, ठीक है। तो अब मेरा फ्रेंड तो नया नया लगा था, उसको कुछ आइडिया नहीं था। तो मैनेजर ने उसको क्या बोला कि भाई तू जा और उधर जाके ये ऑयल चेंज करके आ। तो वो ITI वाले को लेकर गया और उसको पता नहीं था कौन सा ऑयल डालना है, तो उसने क्या किया, दूसरा ऑयल डाल दिया, ओके, से ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और इसके कारण ट्रांसफॉर्मर पूरा उड़ गया, जल गया और कंपनी को 35 लाख रुपीस का नुकसान हुआ।
अब वो मेरे फ्रेंड ने जानबूझ के तो ये नहीं किया, ओके, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कुछ नया सीखने की चाह या कुछ उसकी रीजन की वजह से या लैक ऑफ इन एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी को इतना लॉस बियर करना पड़ा, ओके। हालांकि ये बात अलग है कि कंपनी ने सभी को फायर कर दिया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह के थ्रेट्स भी हो सकते हैं। कुछ नया करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं और सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के थ्रेट्स को अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट कहा जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड थ्रेट की। तो स्ट्रक्चर्ड थ्रेट में क्या होता है? इट इज अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट, मतलब हैकिंग अटेम्प्ट, वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हैकिंग अटेम्प्ट। जैसे कि है ना, आपको बात करें एनोनिमस ग्रुप की, आपको इसके बारे में पता है? ये एक हैकिंग ग्रुप है जो आईसिस के खिलाफ वो कर रहा है और सबसे बड़ा हैकर्स ग्रुप माना जाता है। इन्होंने फॉक्स न्यूज़ और बहुत सारे अलग अलग हैकिंग की अटेम्प्ट्स किए, ठीक है। तो ये जब कभी कोई हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि चलो मुंह उठाया और कर दिया, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने धूम मूवी देखी है? तो वो मूवी में दिखा है ना, जब वो लोग कैसीनो लूटने जाते हैं, ओके, तो कैसा पूरा उसका प्लानिंग किया हुआ है कि ये टाइम को ये आएगा, यहाँ से हम ये करेंगे, वो करेंगे, हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ हुई है। इस तरह के थ्रेट को स्ट्रक्चर्ड थ्रेट कहा जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्ड थ्रेट्स बहुत सारी हिस्ट्री में देखे गए कि जब कभी भी बैंक के ऊपर हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड थ्रेट्स करते हैं ना, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड हैकर्स होते हैं। उनको कोडिंग का बहुत नॉलेज होता है और वो ऐसे हैकिंग स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सर्वर मशीन पर रन करते हैं और सर्वर को हैक कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं ना, फरवरी 18, 2013 का ये एग्जांपल है कि जब बर्गर किंग जो था उसका अकाउंट, ट्विटर अकाउंट हैक कर दिया गया और उसके ऊपर मैकडोनल्ड्स का लोगो लगा दिया था और ये हैकिंग अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन उसको तुरंत ही वापस रिकवर कर लिया गया पासवर्ड को। लेकिन है ना, यहाँ पर एनोनिमस का ये कहना है कि वो लोग कुछ हॉर्स मीट स्कैंडल की वजह से ये चीज़ हुई थी कि वो हॉर्स का मीट बेच रहे थे और वो प्रोहिबिटेड था उस एरिया में, इसके कारण उसको अकाउंट को हैक किया गया था। तो ये जो थ्रेट था ना, ये स्ट्रक्चर्ड थ्रेट था, पूरा ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। नवंबर 28, 2014 एक और ऐसा एग्जाम्पल है फिलीपींस का। फिलीपींस की एक मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी थी जिसका नाम था ग्लोब टेलीकॉम, जिसको हैक कर दिया गया था उसके पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैकिंग अटेम्प्ट्स अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। ये सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड थ्रेट्स होते हैं, उसको प्रॉपरली प्लान करके एग्जीक्यूट किया होता है, ठीक है। तीसरा टाइप का जो थ्रेट आता है वो होता है इंटरनल थ्रेट्स। ये थ्रेट जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जिनके पास उस एसेट का एक्सेस होता है वो जाके उसको हैक करते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं इसके। आपको पता है थोड़े टाइम पहले की बात है, टाटा डोकोमो जो है वो कंपनी का एक मैसेज आया था, बीच में बहुत वायरल हुआ था कि ये मैसेज को इस नंबर पे फॉरवर्ड करो, आपके मोबाइल में 250 रुपीज़ का रिचार्ज होगा। एट दैट टाइम आई वाज इन इंजीनियरिंग, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया और एक्चुअली रिचार्ज हो रहा था 250 रुपीज़ का। तो वो लोग बार बार उस नंबर को भेजते जा रहे हैं और उनका रिचार्ज होते जा रहा था और इट वाज अराउंड 12 to 15,000 रुपीज़ का रिचार्ज हो गया, ओके। मेरे सभी फ्रेंड्स थे और एक ही दिन के अंदर, ओके। हालांकि अगले दिन कंपनी को पता चल गया कि यह कुछ हुआ है और उन्होंने वापस सारा रिचार्ज जो था वो रोल बैक कर लिया, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट पर जो सर्विसेज चालू की ना वो रोल बैक नहीं कर पाए। तो ये कैसे किया वो मैं ऑडिट ट्रायल में फिर से आपको बताऊंगा, ओके। अभी आप इतना देखो कि ये थ्रेट था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये कैसे हुआ? तो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय था जिसको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ ग्रज था, कुछ खुन्नस थी उसको कि भैया मेरी इस टाटा डोकोमो ने मुझे अप्रेजल नहीं दिया, मैं इसकी बैंड बजा के रहूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उसके सिस्टम में एक कोड डाल दिया, ओके। और वो कोड जो था वो पब्लिक में रिलीज कर दिया कि ये कोड आप डालो तो आपको 250 रुपीज़ का रिचार्ज मिलेगा। एक दिन के अंदर कंपनी को बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, ओके। ये थोड़े टाइम पहले की बात है। तो ये किसने किया? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने, ओके। और उसको ऑर्गेनाइजेशन से ग्रज था, इसके लिए उसने वो किया। और वो कैसे कर पाया? बिकॉज उसके पास एक्सेस था वो सर्वर का, ओके। तो ये चीज होती है इंटरनल थ्रेट। अगर एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट कैसे होते हैं? ये ऐसे पर्सन इसको एग्जीक्यूट करते हैं जिनके पास
ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को वो मतलब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बंदे नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप अगर धूम का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें याद है जब वो लोग कसिनो लूटने जाते हैं तो उनमें से एक बंदा होता है, वो आता है बोलता है कि मैं ये कंपनी से आया हूं, आपका सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है, या तो उसको चेक करने के लिए, और वो बंदा आया और उसने सीसीटीवी कैमरास को खराब कर दिया। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है लेकिन उनके पास राइट्स हैं कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो इनके कारण भी मुझे थ्रेट हो सकता है, और ऐसे थ्रेट को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट। ओके, जैसे कि एक सपोज आपके सीए है, सीए का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस है, ओके, वो अपने सारे नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स को खुद हैंडल नहीं करते, किसी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं। तो वो कंपनी का अगर कोई बंदा जो आउटसोर्स किया है वो आता है और अगर मेरे कंप्यूटर्स को हैक करके जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल थ्रेट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, देन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो ये तो हो गई थ्रेट की बात। अब बात करते हैं वनरेबिलिटीज की। वनरेबिलिटी रेफर्स टू एज इनहेरेंट वीकनेस इन द डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क और सिस्टम। ओके, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी तरह की वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजाइन में। अब मैं आपको ना बहुत अच्छा से एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। सपोज मैं यहां से जा रहा हूं आउट ऑफ स्टेशन, और मैं क्या करता हूं, मेरे घर को ताला लगाता हूं। ओके, ताला लगा के मैं चला गया। अब थ्रेट क्या होगा कि यहां पर चोरी बहुत हो रही है, तो कोई ताला तोड़ के अंदर आ सकता है, ये एक थ्रेट है। वनरेबिलिटी क्या है? इसके अंदर वीकनेस। मैंने ना खिड़की खुली छोड़ दी, ताला तो लगा दिया लेकिन पीछे वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया, खिड़की खुली छोड़ दी, तो वो क्या हो गया? सिस्टम के अंदर एक लूप होल हो गया जहां से अटैकर्स या इंट्रूडर्स अंदर आ सकते हैं और सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वनरेबिलिटी जो होती है उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। एज एन ऑडिटर, देखो एक कहा जाता है एक ऑडिटर का दिमाग एक हैकर के दिमाग से बहुत सिमिलर वर्क करता है। हाँ, फर्क होता है सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज का। मैं खुद एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, आई एम कायरियन सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और हमको हैकिंग में यही सिखाया जाता है कि सिस्टम के अंदर क्या वनरेबिलिटीज हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल देके समझाता हूँ, प्लीज इसको ट्राई मत करना घर पे, और बाय द टाइम जब तक ये वीडियो बनेगा आई गेस ये वनरेबिलिटी हट चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वनरेबिलिटी का एक एग्जांपल है, कुछ टाइम पहले की बात है, फ्लिपकार्ट, अभी भी वो चल रहा है। फ्लिपकार्ट जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है। मतलब क्या कि आप फ्लिपकार्ट की ऐप जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, मेरे कहने पे अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी तो फ्लिपकार्ट वाले मुझे 25 रुपए देंगे, 25 रुपीज़ के। लेकिन शर्त क्या है? फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर आपने वो पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया तो आप वो करो तो 25 रुपीज़ मिलेंगे। अब फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से उसी मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये पूरा एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक लिंक को कॉपी करना है जो फ्लिपकार्ट वाले मुझे देते हैं, जिसके थ्रू फ्लिपकार्ट वाले ये चेक कर सकते हैं कि किसके रेफरेंस के थ्रू वो ऐप इंस्टॉल हुई है। ठीक है, तो मैंने वो ऐप का वो लिया, क्या बोलते हैं, URL, और वो URL के अंदर मेरे घर में 5 मोबाइल हैं, सभी के अंदर डाला और इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो मुझे 125 रुपीज़ मिल गए। अब मुझे और थोड़े पैसे चाहिए, तो मैंने क्या किया, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया, पर वो ले रहा नहीं था। तो अब मुझे सोचा कि यार मेरे पास तो 5 ही मोबाइल हैं, अब मुझे और पैसे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे डेस्कटॉप के अंदर वर्चुअल मोबाइल क्रिएट करता हूँ। तो एक ब्लूस्टैक्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो आपका मोबाइल इम्यूलेटर, मतलब जो मोबाइल है वो, मतलब इसके थ्रू लैपटॉप में भी उसको रन कर सकते हो। लैपटॉप पे मोबाइल का स्क्रीन आएगा, सब कुछ चीज़ें वैसी होंगी जैसी मोबाइल में होती है। ठीक है, एक तरह का मोबाइल सिम्युलेटर है उसके अंदर। तो मैंने मोबाइल सिम्युलेटर डाला, प्ले स्टोर ओपन किया, उसमें से एक गूगल आईडी जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक और सॉफ्टवेयर आता है जो रैंडमली हर बार एक नई गूगल आईडी जनरेट करता है मेरे लिए। ओके, तो वो गूगल आईडी जनरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर मैंने डाल दिया उसमें। और दूसरा चीज क्या होता है, अब फ्लिपकार्ट को कैसे पता चल रहा है, ध्यान से सुनना, फ्लिपकार्ट को कैसे पता चल रहा है कि ये वाले मशीन में फ्लिपकार्ट का ऐप पहले भी इंस्टॉल हो चुका है।
तो वो कैसे पता चलेगा? उसके मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस मतलब उसका एक हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है। तो सिंस ये एक सिम्युलेटर है, मतलब एक्चुअल हार्डवेयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर हार्डवेयर का एड्रेस तो एक्चुअल है, वो फ्लिपकार्ट को नहीं पता कि ये एक्चुअल हार्डवेयर है या नहीं है, सिम्युलेटर है। समझ में आ रहा है? उसको क्या लगेगा ये एक्चुअल हार्डवेयर है, बिकॉज उसके अंदर एक हार्डवेयर आईडी होगी, लेकिन वो ये एक्चुअल हार्डवेयर नहीं है, तो इसकी मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं हम। मैक एड्रेस को मैंने चेंज किया और फिर उसमें ऐप इंस्टॉल की। ऐप इंस्टॉल करने पर क्या हुआ, सिस्टम जो था उसने वो ऐप को इंस्टॉल किया और मेरे एफिलिएट अकाउंट में पैसे जमा हो गए। क्यों? बिकॉज फ्लिपकार्ट को लग रहा है किसी नए डिवाइस के ऊपर फ्लिपकार्ट की ऐप इंस्टॉल हुई है। फिर मैंने क्या किया, अनइंस्टॉल किया फ्लिपकार्ट की ऐप को, फिर से नई गूगल आईडी जनरेट की और नया मैक एड्रेस जनरेट किया, फिर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड किया। तो फ्लिपकार्ट वालों को क्या लगेगा, एक और दूसरा है मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो रही, तो अगेन 25 रुपीज मिलेंगे। अब ये पूरे प्रोसेस को करने में मुझे अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर लगता है, आधा घंटा करूँ मैं मेहनत और मुझे मिले 25 रुपये, तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। तो थोड़ा सा और उसको सोचते आप कैसे कर सकते हैं। तो चीज़ों जब हम पढ़ेंगे ना 5th चैप्टर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, वो कंसेप्ट मैंने इंप्लीमेंट किया ऑटोमेशन का। मैंने क्या किया, ये पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी की, पाइथन में इसका कोड लिखा कि देखो सबसे पहले इधर क्लिक करना है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, बिकॉज वो लोगो हमेशा वहीं पर रहेगा प्ले स्टोर का, तो इधर डबल क्लिक करना है। फिर मुझे क्या करना है, 10 सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद जो स्क्रीन ओपन होगी वो स्क्रीन के ऊपर मुझे ये चीज टाइप करनी है और फिर वापस 10 सेकंड तक वेट करना, बिकॉज नेटवर्क का वो डेटा आएगा, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, जो भी स्टेप्स थे मैंने वो सारे लिखे, जहां पर जो क्लिक करना है उधर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे और मैंने कोड टाइप कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये पूरा कोड लिख दिया और उसको मैंने लिख दिया रिपीट 100 टाइम्स। मैंने अपना पीसी का स्क्रीन ऑफ किया और मैं रात को सोने चला गया। सुबह को उठा, कुछ उल्टा सीधा हो रहा था उसमें, लेकिन मैंने उसको वो प्रोग्राम को बंद किया और चेक किया ना तो मेरे अकाउंट में 670 रुपीज़ थे। ओके, तो 670 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए। अब ये फ्लिपकार्ट वालों की क्या है, वीकनेस है। ओके, वनरेबिलिटीज ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम के अंदर ही हो। जैसे मैंने टेक्निकल की थोड़ा ट्यूनिंग करके मैंने उसको हैक कर दिया, लेकिन बिजनेस प्रोसेस के अंदर भी वनरेबिलिटी हो सकती है। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरा जो टाउन है वो गांधीधाम, कच्छ में एक छोटा सा टाउन है गांधीधाम। यहां पर अमेजॉन वाले जब प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, ओके ध्यान से सुनना, जब प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं ना तो वो लोग किसी भी लोकेशन पे डिलीवर कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है हरीश, उसने मोबाइल का एक कवर मंगवाया था। अब जब मंगवाया ना तो उसने कुछ मतलब वो मंगवा दिया, फिर वो आउट ऑफ टाउन चला गया और उसका डिलीवरी उसी दिन था प्रोडक्ट का। तो उसने मेरे को कॉल किया, यार नंदिश तू जाके प्लीज़ लेकर आना। मैंने बोला ठीक है, नंबर दे दे। तो जो डिलीवरी वाला बंदा आता है उसका भी उसमें नंबर आता है। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मैंने बोला कि मैं हरीश बोल रहा हूँ और मेरे को ये प्रोडक्ट आज डिलीवर करना है, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ, आप कहाँ पर हो, मैं वहाँ पे आके ले लेता हूँ। तो वो बंदे ने बोला मैं बैंकिंग सर्कल पे हूँ, आप आ जाओ। मैं बोला ओके, मैं बैंकिंग सर्कल पे गया और ये जो प्रोडक्ट का पेमेंट है ना ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दिया था। तो उसने वो प्रोडक्ट दे दिया, बोला इधर साइन करो। तो मैंने ऐसे साइन कर दी, कुछ भी ऐसे लाइन टिक मार्क कर दिया, साइन कर दी, हो गया। तो मैंने सोचा यार ये तो चीज़, मतलब ये तो किसी को भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं और कहीं पर भी कर रहे हैं, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो ये एक प्रोसेस में लूप होल है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके रेडमी नोट, आपका रेडमी नोट 4G जो वो फ़ोन है ना 10,000 का फ़ोन है, वो फ़ोन मंगवाया। अब वो फ़ोन का मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया और जो डिलीवरी एड्रेस था वो मैंने गलत एड्रेस डाला। ओके, गलत एड्रेस डालने पर क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट शिपमेंट हो गया, डिलीवरी के लिए आया, वो बंदा डिलीवरी लेकर पहुंचा तो उधर कोई ऐसा एड्रेस था ही नहीं। तो उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर था, उसने मेरे को कॉल किया कि सर आपका एड्रेस मुझे मिल रहा नहीं है। तो मैंने बोला हाँ सॉरी, मैंने वो गलती से गलत एड्रेस डाल दिया होगा, एक काम करो ना, आप अभी किधर हो। तो ही सेड कि मैं इधर मार्केट एरिया में हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप वहीं पे रहो, मतलब आप वहाँ पे हो, मैं 2 मिनट के रास्ते पे हूँ, मैं आपको वहीं पे आ जाता हूँ, मैं वहीं से ले लेता हूँ। ही सेड ओके। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तू जाके लेकर आ। ओके, वो जाके वहाँ से लेकर आया प्रोडक्ट। जैसे ही वो प्रोडक्ट मुझे मिला, मतलब वो प्रोडक्ट लिया ना, उसने वहाँ पर साइन कर दी कुछ भी,
और मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि योर प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली, मतलब वो बंदा गया होगा वापस ऑफिस में, वहाँ पे एंट्री करी, सक्सेसफुली डिलीवर्ड, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस। जैसे मुझे ईमेल आया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर मुझे आपका फ़ोन मिला है, मेरा फ़ोन मिला ही नहीं है। तो ही सेड कि आपका सर प्रोडक्ट तो डिस्पैच हो गया। मैंने बोला मुझे नहीं मिला, आई डोंट नो। जो कंपनी 6.2 बिलियन डॉलर्स या जो भी XYZ अमाउंट का डॉलर्स, मतलब बिलियन डॉलर की कंपनी है, वो लोग 10,000 के फ़ोन के लिए इतने ज़्यादा ऑडिट नहीं करते। उन्होंने मेरे को फिर से नया प्रोडक्ट शिपमेंट किया, ओके, और इस बार वो प्रोडक्ट मैंने मिला। तो 10,000 रुपीज़ में मैंने 2 फ़ोन लिए MI के। हालांकि मैंने ये अमेज़ॉन वालों को रिपोर्ट भी किया कि सर आपकी प्रोसेस के अंदर ये लूप होल है और आपको उसको ठीक करना है, और उसके लिए उन्होंने मुझे रिवॉर्ड भी दिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में वनरेबिलिटीज़ नहीं होती, बिजनेस प्रोसेस के अंदर भी वनरेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या होता है, इस वनरेबिलिटी को फाइंड आउट करना। एट प्रेजेंट भी मैं ये वनरेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता हूँ, और करना भी चाहिए। इट्स लाइक अगर कोई आपको हैक करके जा रहा है ना, तो वो आपकी कमज़ोरी है, ओके, तो आपको उसको एलिमिनेट करना चाहिए। मैंने अमेज़ॉन का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम चल रहा है, ओके, आपको भी मैं ये बहुत अच्छा ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, आप यूज़ करना। वो रेफर एंड अर्न प्रोग्राम क्या कहता है कि आप किसी बंदे को रेफर करो अमेज़ॉन पे आने के लिए, वो बंदा आता है आपके थ्रू और कुछ शॉपिंग करता है ना, तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, और आपके फ्रेंड जिसने शॉपिंग की है उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब 300 रुपीज़ कैशबैक। तो मैंने इसका यूज़ करके क्या किया, मेरे जो ये कैमरा है इसका ट्राइपॉड स्टैंड पहले मैंने मंगवाया था, मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड था, ये जो DSLR है, मोबाइल के लिए जो ट्राइपॉड स्टैंड मैंने मंगाया वो 400 रुपीज़ का था, ठीक है। 400 रुपीज़ का ट्राइपॉड स्टैंड मुझे पड़ा सिर्फ 60 रुपीज़ में, विदाउट एनी डिस्काउंट। तो कैसे ही पॉसिबल है? तो मैंने क्या किया, फटाफट से एक मेल ID बनाई, फिर मेरी जो ID है उससे मैंने मेरी मेल ID के ऊपर क्या कहा कि मुझे मतलब रेफ़र किया, और दूसरी वाली मेल ID से मैंने वो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ओके। तो इसमें क्या होता है कि मेरी ID में 200 रुपये जमा हुए और पहली वाली ID में 100 रुपीज़ जमा हुए। अब मुझे चाहिए और 40 रुपीज़। तो मैं अमेज़ॉन का एफिलिएट पार्टनर हूँ, उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर लॉगिन होना पड़ेगा। मैं अमेज़ॉन के कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूँ उसके ऊपर मुझे कमीशन मिलता है, इसको एफिलिएट पार्टनर कहते हैं। मैंने अमेज़ॉन का जो एफिलिएट लिंक था ना, उसके ऊपर से ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। तो अगेन मेरे जो एफिलिएट वाली ID है उसमें 10%, मतलब 400 के 10% 40 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट हुए, तो मेरी जेब से सिर्फ 60 रुपये निकले, ओके। तो आपको समझ में आया कि 3 अकाउंट है। पहला जो अकाउंट था वो क्या था, एफिलिएट वाला अकाउंट है जिसमें मेरे कमीशन ऐड हुआ। दूसरा अकाउंट क्या है, जो रेफर एंड अर्न वाला है, तो मेरे अकाउंट से मैंने रेफर किया किसी को तो उसमें 200 रुपये हुए, और जो तीसरा अकाउंट है उसमें 100 रुपये हुए। तो 340 रुपीज़ मैंने कैशबैक करवा लिए विदाउट एनी डिस्काउंट। तो ये प्रोग्राम आई डोंट नो ये प्रोडक्ट जब वीडियो रिलीज होगा तब होगा या नहीं, लेकिन आप सर्च कर सकते हो रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। अब जीमेल के ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है कि आप बार बार अकाउंट नहीं बना सकते, तो आप येंडेक्स मेल का यूज़ कर सकते हो। येंडेक्स एक चाइनीज़ मेल सर्वर है, बहुत सिंपल है, खाली आप यूज़र नेम पासवर्ड और वो पूछेगा मोबाइल नंबर है, नहीं है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालो और हो गया आपका काम। बहुत सिंपल है, फटाफट से आप इसमें एक अकाउंट बनाओ और प्रोडक्ट को लॉन्च करो, तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये इनका क्या कहें वनरेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने जगह मतलब लोग इस तरह से अकाउंट बना सकते हैं और अंदर से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वनरेबिलिटी होती है। एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, ये वनरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है कि क्या लूप होल है सिस्टम में, और वो लूप होल को फाइंड आउट करके उसको ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लगाने। तो आइए देखते हैं वनरेबिलिटीज के क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो वनरेबिलिटी का रीजन है ना, वो है सॉफ्टवेयर बग। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर आ गया सिस्टम में, तो वो एक वनरेबिलिटी हो सकता है, ओके। ये कैसे हुआ, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज मैं आउट ऑफ टाउन हूं, ठीक है, से गोवा घूमने गया हूं। अब मेरा फ्रेंड जो है, मतलब वो फ्रेंड नहीं है, वो एक अभी नया नया कोई मेरा फ्रेंड बना है जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है। ऐसे समझ लो कि वो चोर टाइप का है, थीफ है।
वो मुझे फ़ोन करता है और घर पे मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी मेड जो है वो फ़ोन उठाती है और बोलते हैं हेलो नंदिश सर है। और मेरी मेड कहती है नहीं साहब तो बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ टाउन। अच्छा कब तक आएंगे? वो 1 वीक में आ जाएंगे। ठीक है, इतना बोल के रख दिया। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस जो है वो क्या है, फोन उठाया, हेलो नंदिश सर है, नहीं साहब तो बाहर गए। अब वो मेरी जो काम वाली है ना उसको बोलना बहुत पसंद है, वो ज़्यादा बोलती है, तो वो कहने लगी नहीं साहब तो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गए हैं, अभी कल ही गए हैं, अब 1 वीक के बाद लौटेंगे। और मैं तो सुबह को 10 बजे आती हूँ और शाम को 5 बजे काम निपटा के चली जाती हूँ, और है ना मैं ताला बाहर ही लगा देती हूँ। और लेकिन साहब ने मुझे बोला है कि चाबी तू है ना किसी को देना मत, तो मैं चाबी है ना घर पे लेकर जाती हूँ, लेकिन क्या है मैं चाबी भूल जाती हूँ घर पे, तो मैं क्या करती हूँ वो जो मैट है ना उसके नीचे ही रख देती हूँ, ताकि क्या मैं घर पे लेकर जाना वापस लेने आने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैट के नीचे चाबी पड़ी होती है। अब साहब जो है वो तो 1 वीक के बाद आएंगे, आप 1 वीक के बाद कॉल करना, ठीक है, ऐसे बोल के रख दिया। अब ये केस में क्या हुआ, देखो ये केस में क्या हुआ, ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील कर दी तो सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटी हो गई। अब वो जो पर्सन है ना वो सोच सकता है अच्छा चाबी मैट के नीचे है, ये तो 1 वीक के बाद आने वाले, जाओ खोलो लॉक करो वापस कर लेना, किसको पता चलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो देखो सॉफ्टवेयर बग भी इसको इसी तरह से होता है। जब कभी सिस्टम को डिजाइन किया गया, ध्यान से सुनना, जब सिस्टम को डिजाइन किया गया तो सिस्टम की डिजाइनिंग के वक्त यह चीज ध्यान में रखी जाती है कि सिस्टम जो है वो ऐसा एरर मैसेज दिखाए ताकि एरर क्या है वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। समझ में आ रहा है? लेकिन हैकर्स उसको क्या करते हैं, हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो क्या करेंगे, जानबूझ के गलत डेटा डालेंगे। तो सिस्टम क्या बोलेगा, अरे आपने गलत डेटा डाला है, इसकी जगह पर ऐसा डेटा डालना चाहिए। अब सिस्टम तो ट्राई कर रहा है हेल्प करने की, एरर को फाइंड आउट करने की, लेकिन सिस्टम उसको, जो हैकर्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, तो वो लोग गलत डेटा डालेंगे तो सिस्टम एरर मैसेज में बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी बता देता है। तो सॉफ्टवेयर बग जो है वो एक वनरेबिलिटी का रीजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा वनरेबिलिटी का रीजन है टाइमिंग विंडो। टाइमिंग विंडो क्या कहता है कि सपोज मैं ना फेसबुक में लॉग इन किया मैंने साइबर कैफे में, ठीक है, साइबर कैफे में फेसबुक में से लॉग इन कर रहा हूं और फिर मैंने ना उसको क्लोज नहीं किया, ऐसे ही बंद करके चला गया। अभी तो फेसबुक वाला जो है वो सेशन टाइम आउट हो जाता है, आप जैसे ही बंद करते तो चला जाता है। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात करें तो ऐसा नहीं था, तो कोई भी वो तुरंत आएगा उसी टाइम के दौरान, जब तक सेशन टाइम आउट नहीं हो रहा उस टाइम के अगर दौरान कोई भी बंदा आ जाएगा तो वो सिस्टम के अंदर लॉग इन हो सकता है, सिस्टम वनरेबल हो गया। क्लियर? तो दैट इज टाइमिंग विंडो। थर्ड इज इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिस्टम जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि सिस्टम ने ऑलरेडी एक यूजर अकाउंट और पासवर्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही हम अगर लगा के रखेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि यार इसमें तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है और उसका पासवर्ड जो है वही इसका पासवर्ड होना चाहिए और उसको हैक करा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। वर्डप्रेस एक है ना CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस का यूज करके अगर वेबसाइट बनाते हैं ना तो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है जहां से एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा उसका होता है www.yourdomain.com/wp-admin। ओके, WP-admin मतलब वहां से वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉगिन हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये लॉगिन पैनल किसी एंड यूजर को दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए ना, तो उसको वो WP-admin नहीं पता होना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये आ रहा है तो वो उसको ओपन कर सकता है। और एक बार वो लॉगिन पैनल मिल गया, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मुझे अटैक करना है, फिर वो ब्रूट फोर्सिंग है, अलग अलग हैकिंग अटेम्प्ट्स के थ्रू उसको हैक कर सकता है। करेक्ट? तो वनरेबिलिटीज जो हैं वो बाय ये जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके थ्रू भी हो सकती है। फोर्थ टाइप का जो वनरेबिलिटी का रीजन है वो है ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन। मतलब कई बार कैसा होता है, हम नेट से कुछ डाउनलोड करते हैं ना तो वहां पर आपको बताता है, ऑप्शन देता है कि दिस सॉफ्टवेयर में हार्म योर कंप्यूटर, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो।
यस करते हैं, ये कंफर्म करते हैं, तो वो सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता है। तो ऐसे केसेस में हमको लगता है कि नहीं ये वैलिड इंफॉर्मेशन है या ये वैलिड सोर्स से आया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ मैलिशियस कोड डाला हो, तो उसके कारण जब हम उसको ट्रस्ट करेंगे तो उसको पूरे राइट्स मिल जाएंगे और वो सिस्टम को हैक कर देगा। ठीक है, रिसेंटली ऐसा हैकिंग अटेम्प्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का कोई था बंदा, उसने क्या किया, जो विक्टिम था ना उसको पहले देखो किस तरह से ये लोग हैकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले वो विक्टिम को सर्च किया गूगल पे। अब गूगल पे नाम डालोगे तो आपका लिंक्डइन जो भी है सारी डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे मैं स्पीकिंग ट्री पे ब्लॉग लिखता हूं तो वो स्पीकिंग ट्री वाली वो आ जाएगा। अब उसने ना देखा कि ये बंदा क्या क्या कर रहा है, कौन सी जगह पे ब्लॉग लिख रहा है, तो वो ब्लॉग और उसके सारे ब्लॉग्स पढ़े। ठीक है, फिर क्या किया, वो खुद उस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन हुआ, मतलब रजिस्टर हुआ और पूरी वेबसाइट को स्टडी किया। फिर हूबहू वैसी की वैसी वेबसाइट खुद की बनाई, सेम वही स्ट्रक्चर वही लेआउट। ओके, और क्या किया, इस बंदे को मैसेज भेजा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन जो के लिए सिलेक्ट किया है, जो भी है, आपको ये चीजें सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट है आपका वो एक्सपायर हो गया, ये सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करो। तो वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा। अब वो वेबसाइट जो रिडायरेक्ट हो रहा है ना, वो इसने बनाई हुई वेबसाइट है, तो एकदम वैसी ही दिख रही है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, तो वो सर्टिफिकेट ट्रस्टेड ही मानेगा। सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किया, तब उसके कंप्यूटर ने उसको एरर मैसेज दिखाया कि ये कंप्यूटर आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है, आप इसको ट्रस्ट करते हैं। और उसने यस किया, वो सिस्टम इंस्टॉल हुआ और पूरा सिस्टम को उसने हैक कर दिया। ठीक है, तो ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर वनरेबिलिटी। एक और रीजन जो है सिस्टम में वनरेबिलिटी का, वो होते हैं एंड यूजर्स, जो सिस्टम को यूज करते हैं। अब वो लोग, जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में अगर कोई यूज कर रहा है तो वो अगर सिक्योरिटी को उतना प्रेफरेंस नहीं देगा तो क्या करेगा, पासवर्ड बार बार चेंज होते हैं, तो जिससे बैंक्स में होते हैं बार बार पासवर्ड चेंज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पासवर्ड को लिख देते हैं, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होता है, उसको याद रखना मुश्किल होता है, तो वो लिख दिया, कई बार वो पेज किसी को पास कर देते हैं, कहीं भी चला जाता है, तो पासवर्ड जो है वो सिक्योर नहीं रहता, किसी के हाथ भी लग सकता है और सिस्टम जो है आपका वनरेबल हो सकता है। तो दीज आर द वी कैन से 5 to 6 रीजंस जिसकी वजह से सिस्टम में वनरेबिलिटी आती है। जैसे सॉफ्टवेयर बग की वजह से आ सकती है, टाइमिंग विंडो की वजह से आ सकती है, इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन एंड एंड यूजर्स। ठीक है, अब ये तो हो गया थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी की। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको देखो क्या करना है, ये सभी चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं, ताकि आप समझ सको कि नेटवर्क को किन किन चीजों से खतरा है, कहां कहां पर लूप होल्स हैं, तो ही तो आप उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा सकोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे इसको इस तरह से ठीक करना है। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है, ये टॉपिक के अंदर आपको क्या चीज बताई हुई है, एक जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये आपको इसमें जानना है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी के अंदर आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने, देखो यहां पर आपको ये चीज देखनी है कि नेटवर्क के अंदर जो सिक्योरिटी है वो क्या स्टेप्स फॉलो करके बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट प्लान फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट प्लान बनाओगे। प्रोजेक्ट प्लान में क्या क्या चीजें होंगी कि हम लोग क्या सिक्योरिटी देंगे, किस तरह से देंगे, कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ऑडिटर्स होंगे, कब ऑडिट होगी, पूरा एक तरह का प्लान रेडी किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा एसेट आइडेंटिफिकेशन। अब मुझे क्या करना है कि मेरे कितने एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सी क्या बोला था मैंने, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। तो पहले तो एसेट्स को आइडेंटिफाई तो करें, फिर उनको सेफगार्ड कर सकेंगे। जैसे मेरा एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट के अंदर एक रिसेप्शन पे कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा 5 स्टार होटल है सपोज, और एक बार डेस्क के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है, रिसेप्शनिस्ट है, और एक है ना मेरा सर्वर रूम है, जहां पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी जितनी भी ब्रांचेस हैं, वहां पर मेरे जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, उन सभी की पर्सनल डिटेल्स रखी हुई है, वो एक सर्वर में। ओके, ये दोनों चीजें मेरे लिए एसेट हो गई, एक रिसेप्शन का कंप्यूटर और एक हो गया मेरा कौन सा सर्वर, मेन डेटाबेस सर्वर। तो ये मेरे एसेट्स हुए।
और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो पहले मैं एसेट्स को पूरे आइडेंटिफाई करूंगा और उसको नोट डाउन कर लूंगा। फिर एसेट्स का वैल्यूएशन होगा कि इनमें से कौन से एसेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो रिसेप्शन वाला कंप्यूटर है, क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरा डेटाबेस सर्वर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफ कोर्स आप कहोगे कि डेटाबेस सर्वर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो मेरे लिए उस एसेट का वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है कि अगर ये चली गई, मतलब ये वाला एसेट मेरे हाथ से चला गया, तो मुझे कितना इसके कारण नुकसान होगा। ठीक है, तो एसेट का वैल्यूएशन, पहले तो एसेट को आइडेंटिफाई किया, फिर एसेट का वैल्यूएशन किया। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। तो कितने कितने तरह के थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरी बैंक है, तो मेरे बैंक के एसेट्स बाहर कंप्यूटर्स हैं और एक मेन डेटाबेस सर्वर है। तो डेटाबेस सर्वर का मेरे लिए इंपॉर्टेंट एसेट है, उसका वैल्यूएशन हुआ। अब उसके ऊपर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं, तो पहले कितने पॉसिबल थ्रेड्स हैं बैंक के लिए वो आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज मेरी जो बैंक है उसके ऊपर ये थ्रेट हो सकता है कि अर्थक्वेक आए और मेरा बिल्डिंग गिर जाए, हो सकता है। फायर लगे और मेरे बिल्डिंग में आग लग जाए, टेररिस्ट अटैक हो, कोई रॉबरी करके जाए, या कोई हैकिंग अटेम्प्ट करे मेरे सर्वर के ऊपर। ठीक है, या तो फिर सुनामी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्या होंगे, थ्रेट्स होंगे। अब ये हो गए थ्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन, मतलब कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं। अब हम चेक करेंगे थ्रेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ओके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा जो बैंक है ना वो दिल्ली में, उसकी हेड ऑफिस दिल्ली में, जहां पर डेटा सर्वर रखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या दिल्ली में सुनामी का कोई चांस है? नहीं ना, बिकॉज उसके पास कोई सी बाउंड्री है ही नहीं। तो ये वाला थ्रेट का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया। लेकिन हैकिंग अटेम्प्ट के कितने चांसेस हैं? तो सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज मैंने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दिया है, किसी भी रिमोट लोकेशन से सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हैकिंग का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उनके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी देखो। तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला है, सुनामी जो है वो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला है। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है एक्सपोजर एनालिसिस। एक्सपोजर एनालिसिस में क्या करते हैं कि इन केस ये थ्रेट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके कारण कितना नुकसान होगा। ओके, जैसे अगर हैकर्स ने हैकिंग अटेम्प्ट किया तो मेरा कितना डेटा वो लोग लेकर जा सकते हैं, कितना डेटा पब्लिक में एक्सपोज हो सकता है। अगर टेररिस्ट अटैक हुआ या अर्थक्वेक आया तो उसके कारण कितना एक्सपोजर होगा, क्या मेरा नुकसान होगा, वो फाइंड आउट करना, एक्सपोजर एनालिसिस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोजर एनालिसिस के बाद कंट्रोल्स एडजस्टमेंट। मतलब अच्छा ये इतना नुकसान होगा, ठीक है, तो उस नुकसान को एलिमिनेट करने के लिए मुझे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर कंट्रोल्स कम हैं, जैसे कि देखो हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमारा सर्वर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, ठीक है, और उसके ऊपर वेरियस थ्रेट्स में से जो हैकिंग वाला अटेम्प्ट है वो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो वाले थ्रेट के होने की, ऑकरेंस की, और उसके कारण एक्सपोजर एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, तो सभी में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स लगाऊंगा। अब मेरा एक और एसेट है, से मेरा एक नॉर्मल कंप्यूटर है, घर मतलब रिसेप्शन वाला या अकाउंटेंट का, ये भी एसेट है, इसके ऊपर भी थ्रेट हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई नुकसान करके कुछ ज़्यादा नहीं लेकर जाएगा। इस पर हैकिंग अटेम्प्ट भी हुआ ना तो एक्सपोजर बहुत कम होगा, तो यहाँ पर मैं कम कंट्रोल्स लगाऊंगा। तो इससे आपको क्या आइडिया आएगा कि ये थ्रेट इंपॉर्टेंट, ये वाला एसेट इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यूएशन भी हमने किया हुआ है, इस पे ये थ्रेट के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो इसके लिए इसमें इतने कंट्रोल्स लगाने चाहिए। थ्रेट्स के चांसेस ज़्यादा हैं और एक्सपोजर ज़्यादा होगा, इसके लिए इतने कंट्रोल्स लगाने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सपोजर एनालिसिस करने के बाद कंट्रोल एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आएगा रिपोर्ट जनरेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप, जहां पर हम क्या करते हैं, हमने जो भी काम किया उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। एज एन ऑडिटर आपका काम होता है इस रिपोर्ट को ऑडिट करना, चेक करना कि क्या सारे स्टेप्स फॉलो किए गए, जो 8 स्टेप्स हैं वो सभी के सभी फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, वो रिपोर्ट में होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, ग्राउंड वर्क एग्जामिनेशन करना है कि जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्या एक्चुअल में वो है या नहीं है। यहाँ पर जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो सफिशिएंट है,
ओके और अभी जाके ग्राउंड में भी देखेंगे ग्राउंड वर्क में कि क्या एक्चुअल में क्या है। जैसे फायर का एक थ्रेट है तो फायर का पॉसिबिलिटी कितना है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो उस थ्रेट के कारण मेरे एसेट को कितना नुकसान होगा, एक्सपोजर एनालिसिस किया कि भैया डेटा सर्वर ही पूरा जल जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया इन्होंने, फायर सेफ्टी वो किट रखा है, क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट रखा है, ओके। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो उनको खाली वो एक सिलेंडर रखने से काम नहीं चलेगा, उनकी कंपनी के अंदर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एक्सपोजर ये जो 8-10 स्टेप जो हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े, ये स्टेप्स हैं लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी के। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोजेक्ट प्लान बनाओ, उसके बाद एसेट को आइडेंटिफाई करो, एसेट आइडेंटिफिकेशन, फिर एसेट्स का वैल्यूएशन करो, उसके बाद थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स देखो, फिर अगर ये होता है तो एक्सपोजर एनालिसिस देखो, उसके बाद कंट्रोल्स लगाओ और फिर रिपोर्टिंग करो, है ना। सिंपल स्टेप्स हैं, ये आपको लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी में फॉलो करना है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक नेटवर्क मैनेजर की, ठीक है, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। हमने इस एपिसोड में क्या क्या चीज़ें पढ़ी पूरी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा नेटवर्क के अंदर नेटवर्क रिस्क कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ी कि नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी क्यों लगाई जाए। 2 मेन ऑब्जेक्टिव, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स और दूसरा मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, तो दूसरा चीज़ ये पढ़ा कि सेकेंड चीज़ हमने पढ़ी वो थी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, कितने टाइप की होती है, इट कैन बी आइदर फिजिकल और लॉजिकल। फिर हमने पढ़ा थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज के बारे में। थ्रेट्स के 4 टाइप, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल। वनरेबिलिटी के वेरियस रीजंस, सॉफ्टवेयर बग, टाइमिंग विंडो, इनसिक्योर डिफॉल्ट कनेक्शन, या डिफॉल्ट कनेक्शन इनसिक्योर हो सकता है, एंड यूजर हो सकते हैं, या अनट्रस्टी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करे। तो ये सारे वनरेबिलिटीज के रीजन थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी की किस तरह से सिक्योरिटी दी जाती है, तो वो स्टेप्स हैं सारे जो फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।